दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। आज के बातचीत के इस एपिसोड में हम भारत पाकिस्तान के बीच हुए 3 दिन के सैनिक झड़प के बाद देश में पनपे उत्पन्न हुए परिस्थितियों पर। नेहरू नेहरू नेहरू, क्या नेहरू एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं? दोस्तों, आज देश में माहौल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में बैठने के बाद से ही मोदी जी नेहरू की महानता को धूमिल कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। इस चक्कर में पिछले 11 सालों में देश का कबाड़ा कर दिया। इन 11 सालों में मोदी जी सिर्फ अपनी पार्टी की छवि को मजबूत करने में ही लगे रहे। बहुत से भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ावा दिया और अपनी झोली भरने में लगे रहे। अपनी पार्टी के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए और सत्ता में अस्थायी रूप से बने रहने के इन उपायों पर ही सिर्फ लगे रहे। विकास के नाम पर लूट को बढ़ावा देते रहे। देश की मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आतंकवादी इन 11 सालों में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब रहा। 2014 में सत्ता में आने के बाद अनेक आतंकी घटनाएं देश में हुई, जिसका दंश हमें और आपको झेलना पड़ा। जम्मू हमला, जिसमें 6 लोग मारे गए, उरी हमला 23, पंपोर 8, बारामूला 5, नागरोटा आर्मी बेस पर हमले में 10, अमरनाथ यात्रियों को मारा गया जिसमें 8 लोग मारे गए, संजवान में 11, पठानकोट में 7, पुलवामा में 46, जम्मू बस स्टैंड में 3, रजौरी में 5, रियासी में 9 और पहलगाम में 28 लोगों की जाने गई। पहलगाम हमले से उपजे हालात के बाद मोदी जी को विश्व स्तर पर मुंह की खानी पड़ी है। इससे बचाव के लिए सबसे आसान उपाय नेहरू की लीगेसी पर, उसकी महत्ता पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। जगह जगह अपने भाषणों में नेहरू को कोसना वे नहीं भूलते। नेहरू से इतना घबरा चुके हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वे अनाप शनाप नेहरू पर टिप्पणी करते रहते हैं। वे जितना नेहरू को कोसते हैं उतना ही नेहरू की छवि उभर कर सामने आती है। इन 11 सालों में जो बालक अबोधावस्था में था, अभी वे जवान हो चुके हैं। उनको 75 साल पुरानी इतिहास को जानने और समझने का मौका मिला। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। शायद सत्ता में बैठे मोदी जी और उनके प्यादों को देश की इतिहास का जरा भी ज्ञान नहीं है। वे कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने पीओके को भारत के साथ 1948 में क्यों नहीं मनाया। तो आइए इन सारी बातों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं। इन सब बातों को जानने के पहले हमें यह देखना होगा कि कश्मीर मुद्दा आखिर है क्या। 1947 में आजादी मिलने के साथ ही देश को बंटवारे का दंश झेलना पड़ा। देश की संसाधनों का बंटवारा हो गया। देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। लाखों की संख्या में हिंदू और मुसलमान मारे गए। हिंदू मुस्लिम धर्म ही बंटवारे का मुख्य कारण था। आजादी के पहले तक देश की संसाधनों को अंग्रेजों ने लूटकर खंडहर बना दिया। नेहरू जी को खंडहरनुमा देश विरासत में मिला। देश हिंदू मुस्लिम दंगे से पूरी तरह अभी उबरा भी नहीं था कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इस युद्ध में सीमित संसाधनों के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया, मार भगाया। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अनाज तक के लिए हमें विदेशों से मदद लेनी पड़ रही थी। आजादी के पहले तक हिंदुस्तान अनेक रियासतों में बटा हुआ था। राजाओं और महाराजों का राज हुआ करता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में बटे रियासतों को भारत के साथ मिलाने का जिम्मा सौंपा गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को छोड़कर सभी भारत के साथ आ मिले, लेकिन विकट समस्या जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को लेकर थी। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र देश के रूप में कश्मीर को देखना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम बहुत होने के नाते और पाकिस्तान की सीमा से लगे होने के कारण पाकिस्तान
कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था। उसकी नजर कश्मीर के ऊपर थी। इस मकसद से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान के कबीलाई लड़ाकों को कश्मीर भेजा, जो पहाड़ी इलाकों और दर्रों में लड़ाई में पारंगत थे। ये लड़ाके कश्मीर के 90% इलाकों पर कब्जा कर चुके थे। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से सैनिक मदद मांगी। जवाहरलाल नेहरू तब अपनी सेना भेजने को तैयार हुए जब कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत के साथ कश्मीर को मिलाने पर राजी हुए। रातों रात भारतीय सैनिक कश्मीर में घुसकर कबीलाइयों को खदेड़ भगाया। फिर भी पहाड़ी इलाकों और उबड़ खाबड़ दर्रों, जहां हमारी सेना को इन इलाकों का पता नहीं था, उधर उन कबीलाइयों को उन इलाकों का पूरी तरह परिचय था। उबड़ खाबड़ दर्रों में छिपकर वे पार करने लग गए। हमारे सैनिक मारे जाने लग गए। मैं ये मानता हूं कि नेहरू जी को तो एक सिंबल बना के रख दिया है, और एक ऐसे हिंदुस्तान की जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि नेहरू जी एक तरह से, आप मानिए कि नेहरू सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी विशाल और बहुत ही एक्सपेंसिव आइडिया थी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेहरू वियनिज्म। एक बहुत बड़ी एक किस्म के, और वो तमाम तरह की चीजों को इंक्लूड करती थी, जिसमें मतलब हम लोग इंक्लूसिव आइडिया भी बोलते थे। हम लोग जो इकोनॉमी है उसमें जो जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर का जो विकास हुआ था नेहरू जी के अंदर में, उनके लीडरशिप के गाइड में, जिस तरह से प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, तो एक तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर, एक मॉडल था ऑफ इंडिया, जिसको धीरे 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 नकारा जा रहा है 2014 ऑनवर्ड। सबसे पहले आके बोल दिया गया कि हमको प्लानिंग कमीशन भगाना है। प्लानिंग कमीशन को 1 साल के करीब प्लानिंग कमीशन चला गया है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह क्या लेगी कुछ पता नहीं था। नीति आयोग का फिर गठन होता है। नीति आयोग को करीब 1 साल 1.5 साल के करीब कुछ समझ में नहीं आता कि नीति आयोग क्या कर रही है या क्या करना चाहती है उनके लोग। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ खास ज्यादा हिंदुस्तान के पॉलिसी में नीति आयोग का कुछ बहुत ज्यादा वॉइस है, या कोई बहुत ज्यादा इनिशिएटिव में काम हो पाती है। तो नेहरू को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि जो 2014 के पहले हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हुआ था। बर्फीली पहाड़ी और दर्रों के बीच लड़ने का अनुभव नहीं होने के कारण वहां से हमारी फौज को पीछे हटना पड़ा। उधर हैदराबाद रियासत, जो मुस्लिम बहुल होने की वजह से भारत के साथ विलय के पक्ष में नहीं था, और पाकिस्तान उसे समर्थन दे रहा था। इधर सरदार पटेल किसी भी सूरत में हैदराबाद को भारत के साथ विलय करवाने के पक्ष में थे। हैदराबाद रियासत के पास अपनी 2 लाख सेना थी। इतने बड़े सेना से निपटने के लिए भारत को एक मजबूत और बड़ी संख्या में सेना की जरूरत थी। इसलिए सरदार पटेल को कश्मीर से अपनी फौज को हटाकर हैदराबाद में लगाना पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद हैदराबाद को भारत के साथ मिलाने में कामयाबी हासिल हुई। उसने इस तरह से कबीलाई उन पहाड़ी इलाकों, जिसमें गिलगिट बल्टिस्तान को लेकर 34,639 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यानी पाकिस्तान का कब्जा हो गया। आज वही क्षेत्र पीओके कहलाता है। फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पर अपना दावा छोड़ा नहीं। उन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में उठाया, और तब से हमारा दावा कायम है। एक और सवाल है कि कश्मीर के उस हिस्से को सरदार पटेल हासिल करने की जगह हैदराबाद को भारत के साथ विलय को क्यों चुना? क्योंकि हैदराबाद एक सुखी संपन्न विरासत थी। ऐसे में जब अंग्रेजों ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाकर भारत की संपदा को अपने देश में हस्तांतरित कर लिया, भारत को एक खंडहरनुमा देश बना दिया, सरदार पटेल की दूरदर्शिता की वजह से आज हैदराबाद देश का एक विकसित शहर बना हुआ है। विश्व के बड़े बड़े शहरों में इसकी शुमार है। हाल ही में यहाँ विश्व स्तरीय विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का सफलपूर्वक आयोजन हुआ। जवाहरलाल की सक्षमता और विकासशील सोच ने भारत को विश्व के पटल पर ख्याति दिलाई और एक सर्वसंपन्न राष्ट्र बनाया।
लेकिन 70 दशक के आते आते देश को आजादी दिलाने वाली, देश को उन्नति के मार्ग पर लाने वाली कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी और कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं ने दक्षिणपंथी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहे और देश प्रगति के रास्ते से भटक गया। To what I asked you just now, you spoke very eloquently of the right of the Indian Prime Minister to express a moral view of what is happening in other countries. But I said something else. I said, as Prime Minister, I don't. I have to restrain myself. I said, if I'm not Prime Minister, I would do it. I beg your pardon, but that doesn't lead on to my question. Right. Do you think that within the Commonwealth, individual members should express views about the internal affairs of others publicly? Is that healthy or not, in your You're opinion? talking about members of government? Or Members of government, yes. well, normally speaking, members of government should not. But it's very difficult to draw a line like that. Take the question of South Africa, which we have publicly raised in the United Nations. The United Nations has passed resolutions proposed by us, and the South African government has repudiated and bypassed those resolutions. Now, are we to remain silent about that? Obviously, we have to say something. You see, when courtesy and drawing room manners are very good, but when a fire is raging, you can't be function as if you were in a drawing room. When a grave danger threatens the world, it's not a question of individuals being concerned. When some policy is being pursued which may endanger the whole of Asia and Africa, then it may become a very wrong thing to remain completely silent about it, though one does as Prime Minister. सीमा पार से आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। भाजपा के शासन काल में बड़े बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया। संसद पर हमला, अक्षरधाम हमला, प्लेन हाईजैक, करगिल युद्ध, ये सारे हमले भारतीय जनता पार्टी के ही अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ। लेकिन वाजपेयी कभी नेहरू को बीच में लाकर उनकी छवि को कभी खराब करने की कोशिश नहीं की, जबकि उन्होंने उनके योगदान को सर्वोपरि माना। एक वाकया की चर्चा करना चाहूंगा। वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और संसद में आए, तब चारों तरफ दीवारों को देखा। वहां पर एक जवाहरलाल की मूर्ति लगी हुई होती थी। जब उन्होंने उस मूर्ति को नहीं देखा, तब अपने एक सहयोगी को बुलाकर पूछा। तब उसने कहा, कांग्रेस की सरकार चली गई है, इसलिए नेहरू की तस्वीर को हटा दिया गया है। इस पर वाजपेयी जी भड़क गए और तुरंत तस्वीर को उसी जगह पर फिर से लगाने को कहा। ये थी वाजपेयी की महानता। एक महान नेता, एक महान व्यक्ति ही दूसरे नेता की महानता को समझ सकता है, उसकी इज्जत कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित व्यक्ति की महानता को समझ सकता है। इस पहलगाम हमले के बाद मोदी जी के पास बहुत बड़ा अवसर था। मोदी जी को सर्वसाधन संपन्न देश मिला। सैन्य शक्ति हमारे देश की विश्व के 4-5 देशों में, शक्तिशाली देशों में शामिल है। पीएको को भारत के साथ मिलाने का, आतंकवाद के खात्मे का बहुत बड़ा अवसर मोदी जी ने जाने दिया। अपनी झूठी प्रशंसा पाने के लिए सिर्फ मोदी जी लफाजी करते रहे। जवाहरलाल की ओर उंगली उठाने के पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और कुछ इतिहास को पलटकर देख लेना चाहिए। ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं और गोदी मीडिया जो दिन रात सत्ता की चमचागिरी में लगे रहते हैं, बार बार ये बात झूठी खबर फैलाकर सनसनी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि यदि सरकार प्रधानमंत्री होते तो पीओके को भारत में मिला लेते। तो ये तो कहानी थी दोस्तों। आप भी समझो, लोगों को भी समझाओ और जानो कि हमारा देश आज कहाँ है और पहले कहाँ था। नेहरू की देश को खड़ा कर विकसित देशों की श्रेणी में लाकर विश्व स्तर पर उसकी पहचान
दिलाने में बहुत बड़ा काम किया। थैंक यू, धन्यवाद। Ask whether the assistance of the United Nations in the difficulties between Pakistan and India have on the whole been helpful? I'm afraid not. The United Nations has not helped. It has not proved helpful with all the best will in the world. I think because in the nature of things these problems are more easily dealt with directly than through third parties. Isn't it in that case partly due to the fact that both sides in the beginning of the Kashmir dispute, so to speak, staked out a legal claim for the whole of the prize, and that neither really believed that they could ever have the whole? That's to say, the situation is actually, to some extent, a fait accompli with Pakistan in the north and Jammu in Indian hands. There must be some sort of a compromise, mustn't there? You must remember, that's true. Yeah. That's true. Yeah. But you must remember that the initial reason for its going to the United Nations was a very simple issue. Yes. That is Pakistan's invasion. That was the issue. I accept what you say, that if you look at the question as a whole, it is a complicated issue and not easily disposed of by a simple formula. Therefore not good for legal discussions, what I meant so. in the United Nations. That, I'm afraid, is all that we have time for now tonight, Mr. Nehru. I would like to thank you on behalf of ourselves and the